सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है छोटा जादूगर। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के माध्यम से एक छोटे से बच्चे के विषय में जो अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसके सामने परिस्थितियां ऐसी आकर खड़ी हो गई हैं कि उसे बड़ा बनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कि पाठ के माध्यम से बताया है कि लेखक ने कि कितना बड़ा अभिशाप होती है निर्धनता किसी भी व्यक्ति के लिए। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4 छोटा जादूगर। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्पष्ट किया है कि निर्धनता एक बड़ा अभिशाप है। इस पाठ में एक ऐसे अवयस्क बालक के जीवन का वर्णन किया है जिसके पिता देशभक्त होने पर भी कारागार में पड़े हैं और मां गंभीर रूप से बीमार है। यह 13-14 वर्ष का बच्चा अपनी मां के इलाज के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जुटाकर खेल तमाशा दिखाकर पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करता। तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों को लेखक कि जो गरीबी है वो बहुत बड़ा अभिशाप है। यानी कि उसका जीवन जो मतलब कि जो निर्धन व्यक्तियों का जो जीवन है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। उन्हें पता नहीं कितनी सारी समस्याओं का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। तो ये कहानी ऐसी एक छोटे से बालक की है जिसकी आयु मात्र 13-14 वर्ष है और उसके पिता उन्होंने देशभक्ति के कारण उन्हें कारागार जाना पड़ा, यानी कि जेल में जाना पड़ा था और माँ उसकी बहुत बीमार है। तो अपनी माँ की देखभाल करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसको खुद काम करना पड़ता है और वह तमाशा दिखाने का काम करता है, खेल दिखाता है, जादूगर बन के जादूगर वाले खेल दिखाता है। तो चलिए अब पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस छोटे बालक के बारे में जो खुद अपनी जीविका का उपाय करता है और किसी से कुछ भी नहीं मांगता। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही है, हंसी और विनोद का कल्लांद गूंज रहा था। तो कार्निवाल का मैदान यानी कि जहाँ मैदानों में बड़ा सा मेला लगता है, ठीक है, आयोजन होते रहते हैं, ऐसा वाला मैदान है, वहां मेला लगा है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। अगर आप कभी ऐसे मेले में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर कितनी ज्यादा जगमगाहट रहती है, रोशनी रहती है और चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। विनोद मतलब खुशी, हंसी उसका माहौल था, चारों तरफ शोर सुनाई दे रहा था। ऐसा मैं खड़ा था छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का शरबत पीने वालों को देख रहा था। तो लेखक कह रहे हैं उस समय मैं वहीं कार्निवाल में था और मैं छोटे सा वहां पर एक फाउंटेन फुहारा लगा हुआ था, उसके पास खड़ा हुआ था मैं, और वहीं पर मैंने एक लड़के को देखा जो कि वहां पर जो शरबत का की दुकान लगी हुई थी, वहां पर लोग जो शरबत पी रहे थे उनको देख रहा था। उसके गले में कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। तो कह रहे हैं उन्होंने उसने जो कुर्ता पहन रखा था उसके ऊपर उसने एक मोटी सी सूत यानी कि कॉटन, ठीक है, तो उसने अपने कुर्ते के ऊपर एक गले में अपने सूत की रस्सी को डाला हुआ था, सूत यानी कि कॉटन की रस्सी को डाला हुआ था और जेब में उसके ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद होता है बच्चों दुख, उसके चेहरे पर दुख भी था लेकिन धीरज भी दिखाई दे रहा था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसके अभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं उसमें कैसा आकर्षण था, मतलब वो मुझे अपनी ओर खींच रहा था और मैं उसके पास चला गया क्योंकि उसका जीवन अभावों से ग्रस्त था। मतलब उससे लग रहा था कि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो अपने आप में संपूर्ण दिखाई दे रहा था। यानी कि उसके चेहरे पर ऐसा भाव नहीं था कि वो किसी से कुछ मांगे या कुछ ऐसा वाला, इसलिए वो संपूर्ण दिखाई दे रहा है लेखक को। फिर लेखक उसके पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि इस मेले में तुमने क्या देखा, इस कार्निवाल में तुम आए हो, तुमने क्या देखा? तो बच्चा बोलता है मैंने सब देखा, जहां चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे तो अच्छा ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। तो वो बताता है वो बच्चा कि मैंने सारे जो जो चीजें यहाँ है सभी देखी कि किस प्रकार से चूड़ी फेंकते हैं। चूड़ी फेंकते हैं मतलब जो घेरे होते हैं ना बच्चों, गोल गोल सर्कल होते हैं जिसको फेंक कर सामान को उसके अंदर कर लेते हैं, वो भी देखा। खिलौनों पर निशाना लगाया जाता है ये देखा, तीर से नंबरों पर जो निशाना लगाते हैं वो देखा, और लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा खिलौनों पर निशाना लगाना सबसे अच्छा लगा। और वो कहने लगा, वो बोलता जा रहा था लेकिन उसकी बातों में लेकर कह रहे हैं जरा सा भी दिखावटीपन नहीं था।
वो क्या कहता है कि जादूगर निकम्मा है, जादूगर को कुछ भी सही से नहीं आता है, उससे ज्यादा अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। बहुत ही विश्वास के साथ लगातार वह बोल रहा था। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे तो वहां पर एक पर्दा भी लगा हुआ था। लेखक पूछता है उससे कि उस पर्दे के पीछे क्या है, क्या तुम वहां गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता था। तो कहता है वो बच्चा कि वहां नहीं मैं गया क्योंकि वहां पर टिकट लगता था। मैंने कहा तो चलो मैं तुमको वहां पर ले चलूं, कि मैं चलो मैं तुम्हें ले जाता हूं, मैं दिखा देता हूं क्या है पर्दे के पीछे। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मित्र रहे, क्योंकि लेखक अकेला था इसलिए सोचता है कि चलो आज मैं इसको ही मित्र बना लेता हूँ। वो अपने मन में सोचता है ऐसा। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया वहां जाने से। कहता है कि वहां क्या करोगे जाकर, चलो हम निशाना लगाते हैं खिलौनों पर, क्योंकि उसे निशाना लगाना अच्छा लगता था। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो लेखक सोचने लगा कि उन्हें तो साथी मिल गया मेले में घूमने के लिए, तो वो कहते हैं ठीक है लेकिन पहले हम शरबत पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो उसने भी हाँ में स्वीकार सूचक यानी कि हाँ में सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा तुम्हारे और कौन है। तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी उस मेले में मनुष्यों की, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि जाड़े का समय चल रहा था यानी कि सर्दी का समय था, लेकिन शाम के समय गर्माहट सी आ गई थी ज्यादा लोगों की वजह से। फिर लेखक और लड़का शरबत पी लेते हैं और रास्ते में लेखक उससे बात करते हुए जा रहे थे। पूछते हैं तुम्हारे और कौन है, यानी कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। माँ और बाबूजी, उन्होंने तुमको वहां जाने के लिए मना नहीं किया। लड़का क्या कहता है कि मेरे घर पर माँ भी है और बाबूजी भी हैं। तो लेखक कहता है कि उन्होंने मना नहीं किया यहाँ अकेले आने के लिए। बाबूजी जेल में है। देश के लिए वह गर्व से बोला कि मेरे बाबूजी तो जेल गए हुए हैं और वो उन्होंने देशभक्ति के कारण वो जेल में गए हैं। उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। और तुम्हारी माँ बीमार है। फिर माँ के लिए पूछते हैं, लेखक कहते हैं वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। तो लेकिन और तुम तमाशा देखने यहाँ पर आ गए। उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को थमा दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो उसके चेहरे पर जो भाव आए वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, कि वो यहाँ पर तमाशा देखने नहीं आया। फिर वो कहता है कि मैं तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ। मैं यहाँ से कुछ पैसे कमा कर ले जाऊंगा तो माँ को दे पाऊंगा। यदि आप, वो कहता है कि यदि आप मुझे शरबत ना पिलाकर मेरा खेल देखते और मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं ज्यादा खुश होता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहा खेल में। तो वो कहते हैं बहुत आश्चर्य हो रहा था लेखक को, उसकी सारी बातें सुनकर हैरानी हो रही थी कि ये छोटा सा 13-14 साल का लड़का किस तरह बातें कर रहा है। फिर वो कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। वो पूछते लेखक कहाँ नहीं गए? खेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना खेल दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। तो कहते हैं कि मैं कहीं भी नहीं गया, खेलने वेलने कहीं पर भी नहीं गया, क्योंकि लोग तो खेल तमाशा देखते हैं लेकिन मैं दिखाकर चाहता हूँ और माँ की सहायता करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। मैंने दीर्घ श्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैंने टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। तो फिर लेखक लंबी सांस लेते हैं। चारों तरफ बिजली ही बिजली चमचमा रही थी, बिजली के लट्टू नाच रहे थे, मतलब जो बल्ब गोल गोल लगे होते उनको लट्टू कह रहे हैं लेखक, और कह रहे हैं वो चमचमा रहे थे। ऐसा लग रहा था चारों तरफ वो नृत्य कर रहे हैं। फिर लेखक टिकट खरीदते हैं, उस बच्चे को दे देते हैं। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाए कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख लिए। तो लेखक कह रहे हैं था पक्का निशानेबाज, उसका निशाना बहुत अच्छा था। वो निशाना लगाने के लिए जिस भी खिलौने पर निशाना लगा रहा था गेंद से, उसकी वो गेंदें एक भी खाली नहीं जा रही थी। उसने 12 खिलौने जीत लिए थे। और कैसे उठाता वो 12 खिलौने? कुछ उसने मेरे रुमाल में रखे, कुछ अपनी जेब में और कुछ हाथों में पकड़ लिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई। फिर वो बच्चा सारे खिलौनों को बटोर कर बाहर जाने लगता है और कहता है लेखक से आप बाहर आइए मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि वो अचानक से गायब हो गया।
मैं सोचने लगा कि इतनी जल्दी आंख बदल ली, मतलब इतनी जल्दी इसने मुझे धोखा दे दिया, मेरी सारी चीजों को भूल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया, पान खाकर वहीं देर तक इधर उधर टहलता रहा, देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आते देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं, छोटा जादूगर। तो लेखक आराम से पान की दुकान पर पान खाते हैं, इधर उधर टहलने लगते हैं जैसे कि। तो अब छोटा जादूगर तो चला गया था, यानी कि वो लड़का तो वहां से चला गया था, इसीलिए लेखक अपना समय बिताने लगते हैं, पान की दुकान पर जाते हैं, पान खाते हैं, इधर उधर दो चार चक्कर लगाने लगते हैं। तब फिर झूले के पास खड़े हो जाते हैं, देखते रहते हैं कि झूले से लोग किस प्रकार से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे झूला घूम रहा है। तभी उन्हें आवाज आती है, बाबूजी। हिंडोले से, यानी कि झूला जो गोल गोल घूमता है उस वाले झूले को हिंडोला भी कहा जाता है बच्चों, उससे। तो लेखक पूछते हैं, कौन है? तो वहां से आवाज आती है, मैं हूं, छोटा जादूगर। कलकत्ता कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे वृक्षों की छायाओं में बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। अब अगला दृश्य, बाकी दृश्य खत्म हो गया। अब अगली बार लेखक को कब मिला छोटा जादूगर, उसका वर्णन है कि वहां कट दृश्य है कलकत्ता का, और वहां का वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान यानी कि वनस्पतियों की का बागीचा। और वहां पर थी लाल कमलिनी, लाल कमलिनी के फूल होते हैं बच्चों, उससे भरी हुई छोटी सी झील, और उसमें खिले हुए थे वो लाल कमलिनी के फूल। किनारों वृक्ष लगे हुए थे, उसकी छाया के नीचे लेखक बैठे हुए थे, आराम से कुछ खा पी रहे थे, आपस में बातचीत हो रही थी, क्योंकि उनके साथ और लोग भी थे, उनके मित्र संबंधी, उनकी पत्नी आदि थे। आपस में वे बातें कर रहे थे। तभी उन्हें छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ जांगिया और आधी भां का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आप कहिए तो खेल दिखाऊं। तो वो उसने हाथ में एक चारखाने का थैला पकड़ा हुआ था जो खादी से बना हुआ था, जांगिया पहन रखा था, आधी भां का कुर्ता पहने था, और सर पर एक गंदा सा मैला सा रुमाल जो कि उसने सूत की रस्सी से बांध रखा था। बहुत आराम से मस्तानी चाल में झूमता हुआ आता है लेखक के पास और कहता है कि चलो बाबूजी, अगर आप कहते हैं तो मैं खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं जी। तो लेकिन का नहीं नहीं, अभी हम कुछ खा पी रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए। तो लेखक उसे वहां से हटने के लिए कह रहे थे, जाने के लिए कह रहे थे, तभी लेखक की पत्नी कहती है कि चलो दिखाओ, कुछ खेल दिखाओ, तुम तो बहुत अच्छे समय पर आए हैं, भला कुछ मन तो बदले। मैं चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। तो लेखक तो गुस्सा थे उससे, क्योंकि वो उस दिन उन्हें बिना बताए चला गया था। तो लेकिन लेखक की जो पत्नी है वो कहती है कि नहीं नहीं, दिखाओ तुम, कुछ मन बहल जाएगा। और लेखक कह रहे हैं, उस वक्त उनकी पत्नी की वाणी में माँ जैसी मिठास थी, जिससे माँ बहुत प्यार से बोलती है, और जब माँ अपनी बहुत प्यार से किसी लड़के से बोल रही हो तो उसको हम रोक नहीं सकते। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रोटने लगी, बंदर खुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बात चालता से ही अभिनय हो रहा था, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो फिर उसने खेल शुरू किया। तो बहुत अच्छे से, बहुत लगातार वो बोलता जा रहा था, बात चालता यानी कि लगातार बोल रहा था, बहुत अच्छे से बोल रहा था। उसके बोलने में मतलब एकदम परिपक्वता थी, लेखक कह रहे हैं। और क्या होता है, फिर वो उस खेल दिखाने लगता है लगातार बोलते बोलते, क्योंकि उसने जो कार्निवाल से उस दिन खिलौने जीते थे, आज वो उन्हीं खिलौनों के माध्यम से खेल दिखा रहा था। सारे खिलौने उसके, जो वो बोल रहा था उसी के हिसाब से अभिनय कर रहे थे। भालू मना रहा था, बिल्ली रूठ रही थी, बंदर घुड़कियां लगा रहा था, गुड्डा गुड़िया का शादी दिखाता है वो, जिसमें जिसमें गुड़िया की शादी जिस गुड्डे से हो रही थी वो काना होता है। और बहुत अच्छे से वो दिखा रहा था उनका अभिनय, और सब बहुत ज्यादा हंस रहे थे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है, यही तो संसार है। तो लेखक तो अपने विचारों में डूब जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस बच्चे को जरूरत ने कितना जल्दी चालाक बना दिया है, चतुर बना दिया, होशियार बना दिया है, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। क्योंकि बच्चों, परिस्थितियां ही व्यक्ति को सब कुछ करने पर मजबूर करती हैं, और वही उसे हर चीज करना सिखा देती हैं।
ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर मुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो पत्ते ताश के लाल हो रहे थे, कभी काले हो रहे थे, सूत की डोरी टुकड़े हो जाती थी, कभी जुड़ जाती थी। लट्टू अपने आप ही घूमे जा रहे थे। बहुत अच्छा वो खेल दिखा रहा था लेखक को लेकिन उस समय उससे थोड़ी ईर्ष्या सही थी, क्योंकि उस दिन से वो उससे प्रसन्न नहीं थे। और उन्होंने कहा कि चलो अब तुम अपना सामान हटाओ, हम भी अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो श्रीमती जी खुश होकर उसको 1 रुपया दे देती है। और लेखक कहते हैं लड़के, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे लड़के मत कहो, छोटा जादूगर कहो, यही मेरा नाम है और इसी से मेरी जीविका, यानी कि इसी से मैं रोजी रोटी कमाता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे। मैं कुछ बोलने वाला था, लेकर कह रहे, लेकिन श्रीमती जी उससे पूछने लगी तुम क्या करोगे। पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर क्रुद्ध होकर सोचने लगा, और कितना स्वार्थी है तू, उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। तो फिर बताने लगता है कि पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। और फिर लेखक का क्रुद्ध, मतलब गुस्से से ही सोच रहा था कि कितना स्वार्थी है तू, मतलब उसको स्वार्थी समझने लगे थे कि ये कितना लालची है, इसके लिए हमें खेल दिखा रहा है। और वह लेखक उससे जलने लगे थे। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। असला अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। अब लेखक आगे का बताते हैं, फिर वो वहां से कोई लता कुंज जगह पड़ती थी, वहां गए, क्योंकि ये बनावटी जंगल था, यानी कि कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया गया था, इसलिए शाम को ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सुनसान सुनसान हो गया था। संध्या साय साय यानी कि सुनसान हो गया था। और अब सूरज जाने वाला था। अस्ताचलगामी यानी कि छिपने वाला था। उसकी जो अंतिम किरणें थी सूर्य की, वो पत्तियों पर ऐसे दिखाई दे रही थी कि वो पत्तियों से विदाई ले रही हूँ कि चलो अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। एकदम शांति थी। और फिर लेखक मोटर से हावड़ा की ओर चले जाते हैं। रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा तुम यहाँ कहाँ। तो लेखक को बार बार छोटे जादूगर की याद आ रही थी। और फिर वहां पर झोपड़ी वाला जो रास्ता पड़ा, जहां पर झोपड़ियां थी, वहां पर वो एक कंबल कंधे पर डाले हुए खड़ा था। लेखक उसको देखकर मोटर रोक लेते हैं, पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हो। मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी कांप रही थी। तो वो कहता कि मेरी माँ यहीं रहती है, अस्पताल वालों ने भी उसे अस्पताल से निकाल दिया है, अब वो अस्पताल में नहीं रहती, यहीं रहती है। लेखक जो गाड़ी से अपनी उतर जाते हैं और झोपड़ी में जाकर देखते हैं कि स्त्री चीथड़े चीथड़े मतलब फटे फुटे उसने कपड़े पहने थे और वो लगातार कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपकते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। और छोटा जादूगर उसको कंबल उड़ा देता है, उससे चिपक जाता है और फिर माँ कहता है। लेखक कहते हैं कि उस समय उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौटना था। तो लेखक कह रहे हैं कि अब उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी, जो बड़े दिन की उनकी छुट्टियां पड़ी हुई थी खत्म हो गई थी। अब उन्हें अपने ऑफिस समय से पहुंचना था। और वो कलकत्ता में घूमने के लिए आए थे, उससे भी उनका मन भर गया था। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार फिर से उस बगीचे में जाकर देखा जाए, घूमा जाए। और साथ ही साथ वो छोटे जादूगर को भी देखना चाहते थे। इसीलिए वो अकेले अपनी मोटर से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी वापस भी आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। लेखक कह रहे हैं 10 बजे का समय था। स्वच्छ धूप सड़क के किनारे, मतलब स्वच्छ धूप आ रही थी, अच्छी सी धूप निकली हुई थी। और सड़क के किनारे ही छोटा जादूगर अपने बैठा हुआ था। उसने कपड़ा बिछाकर उस पर अपना रंगमंच, यानी कि जहां पर वो नाटक दिखाया करता था, वो सजा रखा था, जो खिलौनों से वो दिखाता था। बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने जा रहा था, ब्याह की तैयारी थी, सब कुछ था।
वैसे ही जैसे वो पहले खेल दिखाया करता था, लेकिन आज उसकी जो बोली थी उसमें प्रसन्नता नहीं थी, खुशी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल खत्म हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो लेकर कह रहे हैं कि वो औरों को हंसाने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से कांप रहा है, वो अंदर से रो रहा है। उसको मैं बहुत आश्चर्य के साथ लेकर कह रहे हैं देखता रहा, हैरानी से देखता रहा। जब खेल खत्म हुआ उसने सारे पैसे इकट्ठा किए और फिर भीड़ में से उसने मुझे देखा, और ऐसा लगा कि उसमें थोड़ी देर के लिए स्फूर्ति आ गई है, यानी वो थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। फिर मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, आज तुम्हारा खेल जमा नहीं। माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तो कह बताता है लेखक को कि माँ ने कहा था कि यार जल्दी चले आ जा, मेरी घड़ी समीप है, यानी कि मेरी मृत्यु होने वाली है, घड़ी समीप है, मृत्यु होने वाली है। और उसने यही कहा लगातार। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात में वह तुलना करता है। फिर लेखक कहता है कि मैंने उस समय कहा गुस्सा होकर, फिर भी तुम खेल दिखाने चले आए। तो लेखक कह रहा है कि व्यक्ति का मन ऐसा ही होता है, मनुष्य ऐसे ही सोचता है, क्योंकि वो किसी के भी सुख और दुख को अपने अनुसार नापता है, अपने से तुलना करने लगता है। वो परिस्थिति को नहीं समझ पाता किसी की भी। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों न आता? तो लेखक कह रहे उस समय उसके चेहरे पर वही तिरस्कार की रेखा थी, मतलब कि वो एक तरीके से जैसे कह रहा हो लेखक को कि क्यों ना आता। फिर वो बोल ही देता है कि क्यों ना आता, क्योंकि वो गरीब था, उसको पैसे की हर वक्त जरूरत थी, इसीलिए उसे आना पड़ा था। वरना कोई नहीं चाहता अपने बीमार मतलब अपने बीमार परिजनों को घर से छोड़कर कमाने के लिए आना। और कुछ अधिक कहने पर मैं जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। इससे ज्यादा वो कुछ और न कह पाया, क्योंकि उसे अपमान अनुभव हो रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में पैक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। तो लेखक उसे अपने साथ उसके खिलौनों के झोले को गाड़ी में डाल लेते हैं और उसे भी कहते हैं जल्दी से गाड़ी में बैठो, और ड्राइवर को कहते हैं कि जल्दी से चलो उस रास्ते पर जो वो बता रहा था। कुछ मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री से के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ ऊपर उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। तो कुछ मिनट में ही लेखक और वो जादूगर झोपड़े के पास पहुंच जाते हैं, और वो छोटा बच्चा मामा कहते हुए जैसे ही अंदर घुसता है तो उसकी माँ बे कहकर एकदम से नीचे गिर जाती है। उसके हाथ हवा में ऊपर उठते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो मर चुकी थी। छोटा जादूगर उससे जाकर लिपट जाता है। वह जोर जोर से रो रहा था और मैं स्तब्ध था, मतलब शांत था, लेकर कह रहा है। और ऐसा लग रहा था जो उज्जवल सी धूप जो अभी अच्छी लग रही थी, वो उस धूप में सारा संसार एक जादू की भांति मेरे चारों तरफ घूम रहा हो, सारी बातें मेरे चारों तरफ घूम रही थी। और ये कहानी जो लिखी है वो लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। उनका जन्म 1890 और मृत्यु 1937 में हुई थी। इनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीदास था। वे उदार व साहित्य प्रेमी थे। साहित्य प्रेमी यानी कि पसंद करने वाले थे। जैसे हम साहित्य क्या होता है, जैसे जो हम कहानियां उपन्यास लेख आदि पढ़ते हैं, ये साहित्य में ही आते, उसको पसंद करने वाले थे। दुर्भाग्य से इनके माता पिता का इनके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। इनका पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभू रतन जी की देखरेख में हुआ। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, कानन, कुसुम, चित्राधार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बचपन में इनके माता पिता मर गए थे। फिर इनके बड़े भाई शंभू रतन ने इनकी देखभाल की और इनकी शिक्षा आदि का प्रबंध किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, कानन, कुसुम, चित्राधार आदि हैं। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, मर गए थे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से कल्लांध मधुर ध्वनि, विनोद मनोरंजन, विषाद दुख, धैर्य धीरज, तिरस्कार उपेक्षा, पथ्य शीघ्र पचने वाला
भोजन, बटोरना, इकट्ठा करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, आंख बदलना, व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, बाल चालता, अधिक बोलना, अकस्मात, अचानक, निर्मल, स्वच्छ, सुरमय, सुंदर, स्फूर्ति, चुस्ती, पूर्ति। नेक्स्ट है स्तब्ध, चकित, हिंडोले, झूले, व्यग्र, व्याकुल, ईर्ष्या, द्वेष, अस्ताचलगामी, अस्त होने की दिशा की ओर जाने वाला, क्रुद्ध, नाराज और समग्र, पूरा। ये है पाठ के शब्दार्थ बच्चों, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। लड़के के गले में कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, माला पड़ी थी, चादर पड़ी थी, तो रस्सी पड़ी थी। नेक्स्ट है, लड़के ने कहा कि जादूगर तो बिल्कुल अंधा है, निकम्मा है, पागल है, तो निकम्मा है। लड़का पैसे कमाता था, गाना गाकर, नृत्य दिखाकर, खेल तमाशा दिखाकर वो पैसे कमाता था। लेखक ने देखा कि छोटे जादूगर के हाथ में खादी का झोला था, साफ जांघिया था, ए व बी दोनों, तो खादी का झोला था। बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र बना दिया था, मूर्ख, चतुर, चोर, तो चतुर बना दिया था। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए पूर्ति करते हैं रिक्त स्थानों के उचित शब्दों से। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मां को थमा दूंगा। श्रीमती की वाणी में मां की सी मिठास थी। मुझे रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। कुछ मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंच गया। इसके बाद अगला है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत लगाइए। तो चलिए करते हैं। लेखक ने जादूगर को बहुत चतुर बताया, बिल्कुल सही। लड़का पक्का निशानेबाज था, बिल्कुल सही। लेखक को लड़के से घृणा हो गई थी, नहीं, घृणा तो नहीं हुई थी। लेखक ने लड़के को एक झोपड़े के पास खड़ा देखा, बिल्कुल सही। छोटा जादूगर बहुत चालबाज था, नहीं, वो चालबाज नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम है, आ और बा, हमें मिलाना है, तो करते हैं। कार्निवाल, मैदान, गंभीर, गंभीर, विषाद, लड़का, पक्का निशानेबाज, लाल कमलिनी, अस्ताचलगामी, सूर्य। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, हमने पाठ को पढ़कर जाना कि परिस्थितियों ने किस प्रकार से एक छोटे से बच्चे को बहुत ही चतुर बना दिया है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।